आज यूनियन बजट रिलीज हो गया, ये कहिए कि बजट पेश हो गया। और बजट एक ऐसी चीज होती है, जब भी आता है आम आदमी से लेकर खास आदमी तक उस पर नजर रखता है कि आखिर उसको लेकर बजट में क्या खास है। क्योंकि हर एक की किचन का बजट हो या अपने घर का बजट, कहीं ना कहीं सरकार के बजट के साथ जुड़ता ही है। और ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये भी कहा है कि 2025 का बजट आम आदमी के सपनों का बजट है। अब ये बजट में है क्या, क्या खास बातें हैं और कैसे ये आम आदमी का बजट है, इसके लिए आज जो हम खास डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हमारे साथ जम्मू के एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट वीरेंद्र मैनी जी हैं और साथ में है मेरे अहमद अली फयाज साहब। और फयाज साहब कश्मीर से हैं और मैं जम्मू से, तो ये भी जान पाएंगे कि यहाँ की पब्लिक इस बजट को लेकर क्या सोच रही थी, क्योंकि मोदी 3.0 का ये पहला बजट भी है और जम्मू कश्मीर सरकार बनने के बाद भी ये पहला बजट आया है, तो इस पे भी जम्मू कश्मीर के लोगों की कुछ खास एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। तो मैनी साहब, पहले तो ये बजट प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है आम आदमी के सपनों का बजट, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या एक पॉलिटिकल बयान है? नहीं, सच्चाई है कुछ हद तक, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था, जो बेसिक स्लैब बढ़ाने का था एक्सपेक्टेशंस, उससे थोड़ा ज्यादा ही हुआ। कुछ लोग कह रहे थे कि 10 लाख तक माफ कर दिया जाएगा इनकम टैक्स, बट आखिर में वो 12 लाख निकला जी। बट इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा आम आदमी पे पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितना कमाता है या उसकी सैलरी कितनी है। 12 लाख से डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ने वाला है, लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि आपकी 12 लाख में दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए जो स्पेशल रेट पे टैक्स होती है। ओके। कैपिटल गेन हो गया, शेयर्स बेचते हैं लोग, खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। अगर वो टैक्स है तो उसको इसका एडवांटेज नहीं मिलता जी। ये एक सेक्शन है 87 है, उसका रिबेट मिलता है उसको, जो उसको नहीं मिलता। तो इस वक्त तक जो लिमिट थी वो 7 लाख तक थी जी। सपोजिंगली एक आदमी की इनकम 7 लाख है, बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख थी जी। माफी। अच्छा। लेकिन जब वो कोई आदमी आता है वो 3 लाख से ऊपर है, लेकिन 7 लाख और 7 लाख समथिंग 22,000 बनता है कैलकुलेशन में, वहां तक अगर उसकी इनकम है तो उसको रिबेट मिल जाता था, उस टैक्स का कोई टैक्स नहीं लगता था। अच्छा, एक इसमें ऐसा एक सवाल है, फिर उसके बाद फयाज साहब अपनी तरफ से पूछेंगे कि जैसे आपने कहा कि 12 लाख तक की जो इनकम पे रिबेट है एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया, मगर उसमें कैपिटल इनकम नहीं है, तो मतलब 12 लाख का मतलब है एक आम आदमी की सरल भाषा कि सैलरीड पर्सन एक ही सोर्स से इनकम नहीं, इनकम फ्रॉम अदर इंटरेस्ट भी आता है, वो इंक्लूडेड है, स्पेशल रेट इनकम। स्पेशल रेट में सिर्फ कैपिटल गेन आता है, उसको छोड़ के तो मतलब सिर्फ चाहे वो एक कंपनी में काम कर रहा है, 2 में, चाहे उसकी सैलरीड इनकम होनी चाहिए। सैलरीड इनकम में वो 12 लाख कैलकुलेशन में उसको जो बेसिक एग्जम्पशन है 3 लाख से 4 लाख कर दी गई। एक एग्जम्पशन वो भी है जी। पहले तो 3 लाख तक आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं थी, अब वो 4 लाख कर दी गई है। फिर वो 4 लाख से 7 लाख रिबेट था, जो 3 से 7 का रिबेट था, वो 4 से 12 कर दिया गया। तो एक्सपेक्टेड था ऐसा या ज्यादा दिया? एक्सपेक्टेड 10 तक था। अच्छा, तो इट मींस की वेलकम स्टेप है। वेलकम स्टेप है, वेरी वेलकम स्टेप है। इससे मिडिल क्लास, खैर 12 लाख अर्न करने वाले को मिडिल क्लास कहना एक ये भी एक सवाल है कि मिडिल क्लास किसको कहेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि 12 लाख कमाने वाला मिडिल क्लास नहीं कहा जाता, लोअर मिडिल क्लास। हाँ, वो मिडिल क्लास किस श्रेणी में उसको डिवाइड करेंगे वो डिपेंड करेगा, बट डेफिनेटली फायदा होगा। एक बुनियादी मुतालबा था बहुत सारे लोगों का कि ये जो आप बता रहे हैं 3 से 4 लाख कर दिया है, ये कहते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ऐसे डिसीजन ले लेती है, जैसे इसमें बताया गया 12 लाख तो कोई नहीं है, लेकिन यहाँ से जो आप बता रहे हैं वहाँ से 4 लाख पे आ गई तो फिर इनकम टैक्स रिटर्न भरना है। अब आप बता रहे हैं ये इसकी तनख्वाह होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे डॉक्टर साहिबान हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़ करके बाकी जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं वो फ्री हैं अभी तक प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए। अब कोई डॉक्टर साहब हैं, ये उनकी टोटल इनकम जो है वो 12 लाख तक है, और इसके बाद इसकी और भी 12 लाख है जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, वो किस जुमरे में आती हैं? ये एग्जाम्पल के लिए हमने तौर बात की थी। सैलरी की बात जनरली ज्यादा होती है बजट में, बट ये सारे प्रोफेशंस वालों को अप्लाई होती है। सिर्फ इनकम अलग करने के लिए कि स्पेशल रेट की जो इनकम है वो नहीं आएगी, वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो,
कोई हो, उसमें काउंट होगी या नहीं? वो उसमें काउंट होगी। मतलब अगर कोई डॉक्टर साहब है जिसकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 8 लाख है और 4 लाख रुपए उसको प्राइवेट प्रैक्टिस से मिलता है मिसाल के तौर पे, तो इसका 12 लाख बनेगा, फिर वो मतलब एग्जम्प्ट है। इस तरह से वो वहां तक उसको रिलीफ मिल सकता है। और क्या खास चीजें हैं मनी साहब आज के बजट में जो आपको लगता है एक आम आदमी को वाकई में इंप्रेस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी? देखिए, आज इनकम टैक्स बिल पेश नहीं हुआ। अच्छा। मैडम ने कहा कि वो बिल अगले हफ्ते पेश होगा। वो अलग से है? वो अलग से। आज इनकम टैक्स का बिल पेश नहीं उसमें क्या हुआ। प्रपोजल है? उसमें डिटेल्ड प्रपोजल होते हैं, इंडिविजुअल। आज उसमें उन्होंने आपको हाईलाइट्स दी है। अच्छा अच्छा, मतलब हाइलाइट्स ये पहली बार हुआ है ऐसा मैंने सब, या हाँ, पहले भी पहली ऐसा बार होता हुआ है। अच्छा। उसका कारण है, ये जो प्रपोज कर रहे थे कि हम इनकम टैक्स को बिल्कुल ओवरऑल करेंगे, जी। ईज करेंगे, इनके प्रोविजंस को जो रिडंडेंट हो चुके हैं, पुराने प्रोविजंस हैं, उनको निकालेंगे, थोड़ा साफ करेंगे एक्ट को। तो ये उस डायरेक्ट टैक्स पे अच्छा। बिल की बात कर रहे हैं, शायद हमें यही समझे, क्योंकि ये नए बिल की बात कर रहे थे। इस किताब को खत्म करके एक नई किताब लाने की अच्छा बात चल रही है। अब सब एक यहाँ पे एक सवाल है जो मेरे जहन में भी, बहुत सारे लोगों के जहन में भी है, वो ये है कि अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन अभी तकरीबन 140 करोड़ से भी जायद है, फिर करीब करीब 1.5 अरब के करीब, लेकिन जो इनकम टैक्स भरने वाले लोग हैं उनकी तादाद 1 करोड़ के करीब ही है अभी, मतलब बहुत कम। ये जबकि इस जुमरे से बाहर बहुत सारे लोग हैं जो आप बता रहे हैं। इसमें ये लाजमी नहीं है कि लोग टैक्स इवेजन करना चाहते हैं। एक बात यह है कि इसको इस तरह से प्रोसेस बनाया गया है कि ये आम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल बन जाता है। वो कहाँ से वो ये नंबर ढूंढे, वहां नंबर, ये फॉर्म भर ले, वो फॉर्म भर ले, इस वजह से वो इग्नोर कर लेते हैं इसको। क्या इसमें जो इनकम टैक्स बिल उन्होंने बनाया, इसमें कोई प्रपोजल है या बजट में, ताकि बिल्कुल आसान बने, जिस तरह से यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज में होता है कि वहीं से पता चल जाता है आपके पास कितना है, कि वहीं कट जाता है, बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। यहाँ पे प्रोसेस इतना टेडियस है, इतना कम्बरसम है कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर लेते हैं। उनका लाजमी ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम टैक्स इवेड कर ले, लेकिन प्रोसेस इतना होता है वो छोड़ देते हैं, इनके पास इतनी फुर्सत भी नहीं होती है। देखिए, इसी गवर्नमेंट ने पिछले 4-5 साल में इस पे बहुत सारा काम किया है जी। अभी आप देखेंगे कि जब आप रिटर्न भरने बैठते हैं, और मैं आपको बता दूं, एज ए प्रैक्टिसिंग सीए मैं आपको बता सकता हूँ, काफी लोग खुद रिटर्न भरते हैं, पर्टिकुलरली सैलरीड लोग। जी जी। क्योंकि बिजनेसमैन की कम्प्लेक्सिटी एक अलग होती है, उन्होंने कुछ चीजों को क्लेम करना होता है। सैलरीड एम्प्लॉय ने कुछ ज्यादा इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है, उनका हिसाब किताब मेंटेन होता है। जो सैलरीड लोग हैं या फिर डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इतना हिसाब उनका मेंटेन नहीं होता, तो उनके लिए ईजी है, वो खुद भी रिटर्न भरते हैं। बिल्कुल। कैसे भर पाते हैं? वो गवर्नमेंट का पिछले 10 सालों से जो इनिशिएटिव है, आपने नाम सुना होगा, AIS कहते हैं हम, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जी। एंड एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा इनकम टैक्स का सोर्स है जहां से वो आपके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ओके। आपके पैन के बेसिस पे, आपके आधार के बेसिस पे, और जब आप रिटर्न भरने बैठते हैं वो ऑटोमेटिकली डाटा सारा लोड हो जाता है। अच्छा, शो कर देता है, खुद ही बता देता अच्छा, है अच्छा। कि आपने इतनी सैलरी कमाई है, इस बैंक से आपको इतना इंटरेस्ट आया है, इस फलां बैंक से इतना FDR पे इंटरेस्ट आया है, जोड़ के बताता है कि ये आपका टैक्स बनता है, आप क्लिक कीजिए और टैक्स भर दीजिए। एक आम आदमी के लिए सुविधा है, तो रिफंड बन एक आम आदमी के लिए सुविधा है, ये सुविधा है। और ये AI सब बहुत एडवांस होता चला जा रहा है, बहुत एडवांस। ये आपका पासपोर्ट की भी साथ लिंक हो चुका है इस वक्त। आप फॉरेन कंट्रीज ट्रिप गए हैं जहां से वो डाटा एनालिटिक्स, और अब तो AI भी आ गई है, और रिटर्न भरना पोर्टल पे बहुत आसान है। लेकिन कॉम्प्लिकेसी कब आती है? जब जी लोग एक्सपेक्टेशंस के कारण वो सोचना शुरू करते हैं कि मुझे ये भी डिडक्शन मिलती है, ये भी डिडक्शन मिलती है। अब इस वक्त मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि न्यू रिजीम आ चुका है। पहले ओल्ड रिजीम था जी। अभी न्यू रिजीम ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी। अच्छा, उसी में आपको भरना है? उसी में आपको भरना। अब न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती। अच्छा। चाहे आपने किराए पे लोन ले रखा घर का, लोग उसके इंटरेस्ट की माफी मांगते थे सेक्शन 24। अच्छा, आपने बच्चों की फी का होता था, ये सारा सब कुछ होता था, LIC, अच्छा, प्रोविडेंट फंड में अच्छा, सब खत्म हो गया, NPS में जमा करा। ये न्यू स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है। सर, इससे तो नुकसान होगा एक आम आदमी को? नुकसान नहीं किया। जो ओल्ड स्कीम की जो लिमिट्स हैं उसकी एग्जम्पशन 2 लाख है। ओके। और उसकी स्लैब्स भी डिफरेंट है और टैक्स रेट भी डिफरेंट है।
लेकिन जो न्यू स्लीव्स है उसकी एग्जम्पशन, ये जो 12 लाख की बात हो रही है ये न्यू स्कीम में है। अच्छा, न्यू स्कीम में ही है। अगर तो आप इसमें होम आपको स्कीम तो लेते सारा हो कवर ही हो जाता है वैसे। तो वो सारा कवर ही कवर कर हो लेते जाता हैं। बहुत ज्यादा फायदा ना हो के, लेकिन नुकसान कोई नहीं नहीं है। गवर्नमेंट का पर्पस ये है कि कुछ सालों पीछे जब ये इतनी ज्यादा डाटा नहीं था गवर्नमेंट के पास, तो लोग बहुत गलत डिडक्शंस लेते थे। जी हाँ, होता है ये तो तो नॉर्मली। गवर्नमेंट ने कहा भाई कितना चेक करेंगे, check किसको करेंगे, हाँ। कितना नोटिस कोई रेंट पे घर ले रहा है, उसको कोई हटा ही LIC दो। है। हाँ। उसके हटा के बदले सीधा उनको बेनिफिट दे दो कि आप नई स्कीम में आ मतलब जाओ। ट्रांसपेरेंसी हो गई फिर मैनी साहब, ये तो बात है। बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी हो आप AIS को देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आपकी नहीं है आप उसको क्रॉस कर सकते हो। जो इनकम टैक्स की रिटर्न में प्री फिल डाटा आया है, आप उसको जहां जहां मतलब सरकार कह रही है कि आप छुपाइए मत, आपका कहना वो है। सरकार कह रही है आप छुपाइए मत, हम आपका स्लैब ही बढ़ा देते हैं, आप क्लियर कर दीजिए। और दूसरी बात, आपका जो पहला सवाल था कि 1 करोड़ के टैक्स लोग हैं, जी देखिए आपने यूरोप या उसकी एग्जाम्पल दी है, वहां 30 से 40% ऑफ द पॉपुलेशन लोग इनकम टैक्स भरते हैं। बिल्कुल भरते हैं। अब आप बताइए हम 1 करोड़ कितने हुए उनके 140 के? 0.1 से भी कम है शायद। डायरेक्ट टैक्स में आम लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, जो मनमोहन सिंह सरकार ने शुरू की थी बढ़ाना। जी आपने सुना होगा एक स्कीम लाई थी उन्होंने, 1200 रुपया भरो रिटर्न भर दो। बिल्कुल। वो पर्पस क्या था? लोगों को इनकम टैक्स में लेके आना इसके साथ। वहां से शुरू हुई वो उस वक्त 1 करोड़ थी। मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा, पहले 1 करोड़ थी, अब 1 करोड़ नहीं है, अब 4 करोड़ असेसी। अच्छा। लेकिन अभी भी टैक्स पे जो है, पहले 1 करोड़ असेसी थे, टैक्स पे ही कुछ लाख थे, अभी 4 से 5 करोड़ के ऊपर पहुंचना शुरू हो गए। मतलब ये बेटर हो रहा है सिस्टम, बेटर हो, और ये टैक्स रेट डेफिनेटली कम आएंगे, काफी कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे 30 या 40%, ये रेट मैक्सिमम 30% रेट कहीं भी नहीं है। फॉरेन कंट्रीज में 40% तक टैक्स जाता है। बिल्कुल। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कीजिए, यूएस की बात कीजिए, हम बैठे कहते हैं कि सॉरी टैक्स कम है, ऐसा नहीं है, बट हमारे टैक्स रेट्स काफी कम है, लेकिन टैक्स पे ही कम है। जी। तो जिस दिन टैक्स पे ही बढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया मैनी साहब। अब दूसरे सवाल पे आता हूँ, जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, जो लोगों को एक होता है बजट, वो यही समझते हैं क्या क्या सस्ता हुआ, क्या क्या महंगा हुआ। तो जरा हाइलाइट्स के हिसाब से बताइए। सस्ता या महंगा, जी देखिए सस्ता या महंगा का ये बजट नहीं होता, क्योंकि सस्ता या महंगा इनडायरेक्ट टैक्स में आता है, जिसमें मेन है GST। यहाँ लोगों को एक गलतफहमी ऑलवेज हटा देनी चाहिए कि सरकार GST में कुछ कर सकती है, ये गलत बात है। ओके। वो मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, कोई कुछ नहीं कर सकता GST में, क्योंकि GST के सारे डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेते हैं, जिसमें हर एक स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और ये एक पॉलिटिकल बात भी है। कुछ पॉलिटिकल लोग आके कहते हैं कि देखो जी GST कम किया, GST, ये सरकार GST कम ज्यादा नहीं कर सकती। जो कर सकती है क्या? कस्टम ड्यूटी, उन्होंने कस्टम कम किया आज। अच्छा, कम किया आज कितना परसेंट हुआ है? मेनली उन्होंने जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उन पे बहुत ज्यादा रिड्यूस। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ये भी एक आम पब्लिक के लिए है। उनको जो लाइफ सेविंग ड्रग जो इंपोर्ट होती है, इंडिया में नहीं बनती, और तो और जो सीधा दवाई इंपोर्ट होती है उस पर तो कम किया है, लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स को भी कम कर दिया जो दवाई इंडिया में बनती है। ओके। तो इससे कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज को एडवांटेज हुआ है, जिससे कारण वो चीपर मेडिसिन मार्केट में दे सकेंगे। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी कुछ नहीं होता, वो GST काउंसिल करती है, वो साल में बैठती है। और मजेदार बात ये है कि वो काउंसिल यूनानिमस डिसीजन से चलती है। ओके। अगर एक भी स्टेट ने, आप इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, पेट्रोल क्यों बाहर है? लोग कहते हैं जी पेट्रोल को GST के उसमें लाइए, दायरे लाइए। वही मैं नहीं ला सकती, ये गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट नहीं ला सकती, ये फाइनेंस मिनिस्टर ला सकते हैं, काउंसिल लाती है। अभी भी वहां पे डिसेंट है। जो बीजेपी वाली स्टेट्स हैं वो मानती हैं लाओ, और जो दूसरी स्टेट्स हैं वो नहीं मानती। ऑफ कोर्स उनको रेवेन्यू का फर्क पड़ता है, अपनी अपनी कैलकुलेशन में उनकी। इसी तरह से एक पीछे पर चला था एक पॉलिटिकल मुद्दा कि वो हेल्थ इंश्योरेंस पे GST लगाते हैं। देखो वो, चलो वो पॉलिटिकल है, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो टेक्निकल पॉइंट कुछ और है। जबकि इस शोर के बाद काउंसिल की मीटिंग हुई, अच्छा, उसने नहीं एग्री किया हेल्थ पे, लेकिन वो भांडा तो वो सरकार पे फूटेगा ना जो बैठी हुई है, जबकि वो कुछ नहीं कर सकते। ओके। तो इसलिए इस बजट में ये AC, रेफ्रिजरेटर सस्ता या महंगे होने का ऐसा कुछ सवाल नहीं है, वो सब GST के अंदर कवर है। वो अब दायरे से ही बाहर हो गया है बजट के, वो कंटिन्यूस प्रोसेस बन गया है। GST का इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
इसमें कस्टम बाकी टैक्सेस हैं। कस्टम और डायरेक्ट टैक्स। ओके। कस्टम और डायरेक्ट तो टैक्स। आप एज ए सीए सर, यू आर एन एक्सपीरियंस सीए, बहुत देर हो गई आपको। आप पिछले मान के चलिए, अगर मोदी गवर्नमेंट की ही हम बात करें, 11th बजट था उनका, 11 साल हो गए, इन 11 बजट्स में इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई बैटर रेट करने वाली बात नहीं है इसमें। Okay. लेकिन ये नॉर्मल बजट है, एक्सपेक्टेड था, हुआ। कंजम्पशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए उन्होंने स्लैब्स को चेंज किया। अप्रोक्सीमेटली मैं इस वक्त कंफर्म नहीं कर सकता, 12 लाख वाले को 70-80 हजार का फायदा होने वाला है। ओके। 70 से 80 हजार रुपया साल का उसको फालतू बचेगा। तो मतलब ये एक सीधी सीधी सरल भाषा में बात सरल है। भाषा एक में आम आपको जो बता आदमी रहा हूं। 12 लाख कमा रहा है, उसको तकरीबन 70 रफ अभी का की फायदा। कैलकुलेशन में ओके। 70 से 80 हजार रुपया एक 12 लाख कमाने वाले को बचेगा। तो ये उस हिसाब से एक आम, जो मुझे लगता है हम इसको लोअर मिडिल क्लास कहेंगे, गवर्नमेंट मिडिल क्लास कह रही है, लोअर मिडिल क्लास जो महीने का लाख रुपया कमाता है, उसके हिसाब से साल की, बजट है। उसके हिसाब से अच्छा बजट ये है। अच्छा बजट। क्या सब कोई खास और चीज आपको लगता है, कुछ पूछ सकते हैं हम? इसमें जो जम्मू कश्मीर के लिए बताया गया है कि सम 44,000 करोड़ और 9,325 करोड़ रुपए जो रेलवे बजट में उन्होंने, मतलब अलग अलग बजट आई ना इसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भी। तो इसमें कोई खास चीज है जम्मू कश्मीर के लिए? नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल एलोकेशन है। हाँ, एक बात और जरूर नजर आई इस बजट में कि उन्होंने रूरल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, रूरल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया अच्छा है। फोकस किया उस पे। जैसे कि कोई होम स्टे करते हैं लोग, उनको बैंक लोन नहीं लेता था। ओके। सपोज करो मेरा घर है, मैं उसको ठीक करके होम स्टे के लिए लगाना चाहता हूँ, तो उसको बैंक लोन नहीं देता था। वो लोग हाउसिंग लोन लेके काम करते। अब इन्होंने उसको भी मुद्रा लोन में डाल दिया। अच्छा, टूरिज्म के साथ जोड़ा है उसको। आप मुद्रा लोन से लोन ले सकते हैं। अब जो उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड में जो इंटरेस्ट सबवेंशन है, जो पहले इसकी लिमिट उन्होंने रखी थी 3 लाख, अब इसकी 5 लाख जी कर दी है। तो इससे किस किस्म का फायदा मिलेगा? देखिए, ये सिर्फ किसान को नहीं हुई है, ये डेयरी फार्मर्स को भी हुई है। वो भी किसान ही है। वो भी, उनको भी उसी कैटेगरी में लाए हैं। उससे बहुत एडवांटेज हो गया ना आपका, इंटरेस्ट सबवेंशन। एक तो वो लोन ज्यादा ले सकते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने लोन की लिमिट भी बढ़ाई है। उन्होंने इसकी लोन की लिमिट को 10 करोड़ कर दिया है। पहले उनको 5 करोड़ तक लोन मिलता था, लेकिन अब वो लोन शायद 10 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। ये भी उनको एडवांटेज हुई है। दूसरी एडवांटेज और भी, तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और SC ST? ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। तो एक मेजर चेंज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पहले क्या होता था कि पिछले 2 साल पहले ये जो नए प्रोविजंस आए थे इनकम टैक्स, क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स के ज्यादा स्पेशलिस्ट हैं, बिल्कुल, तो बार बार आपको वही ले आते हैं। नहीं वो जरूरी भी है, आम आदमी उसको इतना समझ नहीं पाता है। इनकम टैक्स में क्या था कि जो लोग रिटर्न नहीं भर पाते थे टाइम पे, फॉर एग्जांपल 23-24 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न का लास्ट डेट बिलेटेड, लेट रिटर्न का दिसंबर टाइम था, निकल जी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 2 साल पहले आपको 2 साल दिए थे कि 2 साल की रिटर्न आप भर लीजिए जी। उसको कहते थे अपडेटेड रिटर्न, कि मैं मिस कर गया, टाइम भी निकल गया। हाँ, तो गवर्नमेंट ने एक और टाइम दे दिया कि अब आप 2 साल की रिटर्न विद फाइन भर सकते हैं। उस 2 साल के उन्होंने 4 साल कर दिए। अच्छा, उसको 4 कर दिए। उसको 4। ये एक अच्छी चीज है, मुझे लगता है। ये एक अच्छी चीज है कि जिनसे किसी भी कारण तो ये इसी साल से जो 23-24 वाले आप भर सकते हैं? नहीं, अभी तो 23-24 और 24-25 ही फाइनेंशियल ईयर 22-23 और 23-24 भरी जा सकती है। हाँ। लेकिन अगले साल से वो 21-22 भी नहीं, मतलब मान के चलिए जैसे अभी 24 खत्म हो गया है, तो 23-24 वाला अभी भर सकता है या नहीं? भर सकता है, वो भर सकता है। 22-23 वाला भी भर सकता है। अच्छा, वो भी। और नए प्रोविजन में 21-22 वाला भी भर सकता है। अच्छा, नए प्रोविजन में 2 साल प्लस 2 साल दे दिए, तो ये एक अच्छी चीज है मुझे। एक अच्छी चीज। दीपक जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि यहाँ करीब करीब 25,000 के करीब जो हैं, जिनको स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स कहा जाता है, ऑफिसर तो बेचारे होते नहीं है, लेकिन बताया जाता है उनको ऑफिसर, तो मरते हैं। तो अब उन्होंने, सरकार ने कुछ उनके लिए रखी, अदरवाइज उनको कुछ मिलता नहीं था। अब ये है कि ये कई साल से इनका मुतालबा है कि हमें हमारी जो इसको ये ऑनरेरियम कहते हैं, ये हमारा ऑनरेरियम बढ़ना चाहिए। अभी आया था एक, वो हालांकि सरकार ने उसको बता दिया है कि ये किसी ने खुद ही सोशल मीडिया पे लगाया है, चीफ मिनिस्टर के, तो वहां पे ये बताया गया था कि जो SPOs की तनख्वाहें वो हमने बढ़ा दी है। एक जम्मू कश्मीर जो है ये भी यूनियन टेरिटरी है, और इसके लिए होम डिपार्टमेंट अलग से उन्हें बजट लाई है, जो मैंने कहा 9,325 करोड़ वो रेलवे के लिए और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है। तो इसमें अब इनका ये मुतालबा यहाँ से उन्होंने बताया ये अभी सही नहीं है। क्या इसमें कोई इम्कान है कि
होम डिपार्टमेंट या जम्मू एंड कश्मीर सरकार इसको बढ़ा सकती है? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है? आई थिंक इसका तो कोई ऐसा कुछ कहीं डिस्कशन में नहीं आया, क्योंकि ये स्टेट लेवल बात है जी। या बिटवीन होम मिनिस्ट्री और स्टेट लेवल पे होगा, क्योंकि चाहे अभी यूटी है या होम मिनिस्ट्री अलग है, बट चीफ मिनिस्टर अभी तो प्लेस पे हैं, तो उनके साथ इसके जो आते हैं डिस्कशन वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर से आते हैं, कंप्लीट अभी होम तो डिपार्टमेंट के फंड्स डेफिनेटली वही से से आएगा, अलग कर दिया, क्योंकि आपकी पुलिस के भी फंड्स अभी तो हाँ, वहीं से होम आ रहे हैं, होम जो है वो जितने सेंटर के पास ही है, बिल्कुल। सेंटर के पास है। लेकिन इस वक्त वो स्टेट के साथ डिस्कशन से ही ये लोग फैसला लेते हैं, और ये मोर ऑफ ए पॉलिटिकल फैसला है एसपीओ का। ऑफ कोर्स वो अच्छी सर्विस बट ऑब्वियसली ये तो सरकार ने इस देखना है बिल में कि उनका कोई जिक्र नहीं है। तो अब सर कुल मिलाकर एक फाइनल सवाल यही है कि कुल मिलाकर आप ये बजट कैसे देख रहे हैं, और क्या ये बजट में कुछ ऐसा है कि बिकॉज फर्स्ट बजट था मोदी सरकार का, तो अगले 5 साल का कोई एक जैसे हम कहते हैं प्लेटफॉर्म सेट किया है, कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, अच्छा हो सकता था बजट इससे ज्यादा, लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि इतनी रिस्क नहीं ले सकते इकोनॉमी का, क्योंकि इकोनॉमी इस वक्त डिफरेंट फेज पे चल रही। आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे ने जीडीपी का जो रेट है वो 6.2 या 4 के बीच में, 6.5 उसके बीच में, वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ज्यादा होना चाहिए था। बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए, रिसेशन देखते हुए काफी कंट्रीज में, और यूएस की पोजीशन देखते हुए, उस नजर से देखा जाए अगर ब्रॉडर माइक्रो सेंस पे, तो अच्छा बजट है, ये बजट अच्छा है, लोगों के हाथ में पैसा आएगा थोड़ा बहुत, और जिससे कंजम्पशन बढ़ेगी। देखिए, इसका एक चेन इम्पैक्ट होने वाला है। 80,000 भी एक स्पेंडेबल अमाउंट होती है, ऐसी बात नहीं है। जहां भी है 80,000 में कैपिटल गुड भी खरीदा जा सकता है, गाड़ी की मार्जिन मनी दी जा सकती है, मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदा जा सकता है, और वो वापस जब कंजम्पशन स्टोरी बनेगी तो वो एक मतलब आम भारतीय के बारे में सोचा गया है, बिल्कुल सोचा गया है, ध्यान से सोचा गया है, जितनी लिमिटेशन थी उसके अंदर सोचा गया है। बहुत धन्यवाद सर। प्यासा, मुझे लगता है काफी हो गया इस पे। एक और एक मुद्दा है वो जो उन्होंने बताया है कि 10,000 करोड़ रुपए का एक फंड कायम कर लेंगे एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो इसकी रूपरेखा क्या है, किन लोगों को ये मिलेगा? अभी इसकी कंप्लीट नहीं आई है, वो क्योंकि अभी हाइलाइट्स आए हैं। फंड्स ऑफ फंड है, उसको उन्होंने फंड ऑफ फंड्स कहा है। तो कहने का मतलब कि उसके नीचे जितने फंड्स हैं उनको एक्स्ट्रा, जैसे स्टार्टअप्स है जी, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी कंट्री इस वक्त स्टार्टअप्स के बारे में बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। ये ठीक है, अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जम्मू कश्मीर में इतने स्टार्टअप है नहीं, सारा स्टार्टअप मुंबई या गुजरात से निकल रहा है। तो उनके लिए हेल्प करने के लिए, फर्दर हेल्प करने के लिए उन्होंने इसको रखा है, फंड क्रिएट किया है। इसकी डिटेल जो है, लाइनिंग है, वो अभी तक नहीं आई, वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच मैनी साहब, बहुत अच्छे से आपने इलैबोरेट किया। तो बियॉन्ड द हेडलाइंस, जहां हम बात करते हैं खबरों से हटकर, तो बेसिकली आज की सबसे बड़ी हेडलाइन थी ही बजट, और फिर ऊपर से जब प्रधानमंत्री मोदी जैसे बड़े लीडर ये कह रहे हैं कि ये आम आदमी के सपनों का बजट है, तो ये कैसे है, इसको इलैबोरेट करने के लिए हमें कोई एक्सपर्ट की जरूरत थी, और हमारे साथ आज चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर वरिंदर मैनी जी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि एक आम आदमी को कैसे इस बजट से फायदा होगा। हालांकि गवर्नमेंट इससे बेटर कर सकती थी, मगर कुल मिला के गवर्नमेंट ने अपने लिए और आम आदमी के लिए सब कुछ रखा है जितना वो रख सकते थे। तो कुल मिलाकर एक आम आदमी के सपनों का बजट आज का बजट रहा। बहुत धन्यवाद।